नमस्कार, पोल ऑफ पोल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और हम बात कर रहे हैं चुनाव की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 5 राज्यों में जनता ने क्या मूड बनाया है, अपने दिल में क्या रखा है। नवंबर में अभी हम हैं, लेकिन जो सियासी पारा है वो सरगर्मी पैदा कर रहा है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या हुआ यह आपने देख लिया, लेकिन अब हम चलेंगे मध्य प्रदेश की ओर और मध्य प्रदेश में जानेंगे कि जनता ने अपना क्या मूड बनाया है। और मूड मतलब होता है ओपिनियन, और वही ओपिनियन पोल लेकर इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में जाऊं तो 2018 को छोड़ दीजिए, 2003 के बाद से लगातार आपको बीजेपी ही बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता में नजर आएगी। इस बार क्या होने वाला है, 2023 में क्या होने वाला है, उसकी एक पिक्चर मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगर मैं अपने न्यूज के अंदाज की बात करूं तो मैं कहूंगा कि मैं 2023 का ट्रेलर आपके सामने रखने वाला हूं, जनता की राय आपके सामने रखने वाला हूं ओपिनियन के जरिए, और उस राय को हम समझेंगे एक्सपर्ट्स के जरिए। मेरे साथ पूरा पैनल है एक्सपर्ट्स का। मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं मेरे पैनल में, उनको दिखाया जाए, इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ राणा यशवंत जी हैं, देश रत्न निगम जी, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त साथ हैं। मेरे साथ राज बिहारी जी हैं, मेरे साथ राहुल लाल जी हैं, मेरे साथ इस वक्त अरविंद मोहन जी हैं, और हमारे साथ आलोक मेहता जी, इंडिया न्यूज के एडिटोरियल डायरेक्टर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए जनता की राय को जानते हैं, और जनता की राय को हम समझेंगे अपने इन एक्सपर्ट्स के जरिए। तो पहला आंकड़ा ओपिनियन पोल का मध्य प्रदेश का क्या कहता है। सायरन बज गया, यानी कि आंकड़ा दिखाने का मतलब है। अब पहला आंकड़ा यह कहता है, जो सर्वे एजेंसी है वो है ईटीजी, और ईटीजी का आंकड़ा क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि 107 से 115 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिल सकती हैं। और दूसरे आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो 112 से 122 सीटें ये कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि अगर आप समझेंगे तो मुकाबला एज वाला है। यहां पर एज का मतलब है कि एक हल्की सी एज यहां कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है। 112 से 122 सीटें, क्योंकि 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। 230 को अगर हम मैजिकल फिगर की बात करें तो वो आता है 116। 122 सीटें अगर कांग्रेस ले जाती है तो फिर इसका मतलब है कि कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन दूसरे आंकड़े को देखना भी जरूरी है, क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और वो अगर हम बीजेपी का सेकंड मार्क देखें तो वो 115, यानी कि 2, 4, 5 सीटों का अगर गुणागणित रहता है तो फिर हो सकता है कि मुकाबला फंसा हो। तो पहला मुकाबला, पहला आंकड़ा जो सामने आया है वो ये जाहिर कर रहा है कि एज कांग्रेस को है, लेकिन मुकाबला कड़ा है, मुकाबला फंसा हुआ है। सबसे पहले राणा सर के पास में चल रहा हूं। राणा सर, ये फिगर तो यही कह रही है कि आंकड़ा जो है ये बता रहा है कि मुकाबला फंसा हुआ है, 2, 4, 5 ऊपर नीचे, फिर कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, और जितने भी ओपिनियन पोल्स रहे हैं सब में कमोबेश यही राय आती हुई दिखती है। 5 से 7 या अधिक से अधिक 10 सीटों का फासला है। कुछ ओपिनियन पोल्स बीजेपी को आगे दिखाते हैं, कुछ ओपिनियन पोल्स कांग्रेस को आगे दिखाते हैं, लेकिन अंतर इतना ही रहता है 8 से 10 सीटों का। यानी कि नतीजा जो है किसी एक पार्टी के हक में जा सकता है। अब ये जो आने वाले कुछ दिन हैं, इसमें जो पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी और उसके स्ट्रैटेजी ज़मीन पर बहुत मजबूत होगी, ग्राउंड पर उसका प्लान अच्छा होगा, उसको इस संख्या को अपने हक में ले जाने में आसानी होगी। अब आप बीजेपी की बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि 2003 से लेकर के और आज की तारीख तक 20 साल से बीजेपी वहाँ है। अगर 15 महीने कमलनाथ की सरकार को आप हटा दो तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी के बारे में आप बता रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर के सवाल हो सकता है उन लोगों के मन में जो बीजेपी को वोट तो देना चाहते हैं लेकिन शिवराज सिंह को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के आसपास बहुत सारे सवाल हैं। बीजेपी ने दरकिनार किया। बीजेपी ने अपने जितने बड़े दिग्गज नेता दिल्ली में थे सांसद, उनको उतार दिया मैदान, जैसे राजस्थान में उसने किया है। और ज़मीन पर जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर आप जाएंगे पूरे मध्य प्रदेश में तो वो ग्रास रूट लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं के जरिए जुड़ करके और चीज़ों को ठीक करने और नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसका फायदा राजस्थान में मिला है। मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत एज बीजेपी ले जाएगी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अब देर 5-7 सीटों या 10 सीटों का फासला रह रहा है, ये 10 सीटें बीजेपी अपने हक में ले जाए, इसकी खातिर नरेंद्र मोदी को वो मैदान में उतार रही है, और उनकी रैलियों के जरिए बीजेपी उम्मीद करती है कि हम निकाल ले जाएंगे। बिल्कुल। आलोक जी के पास चलता हूं, इससे पहले कि मैं अगला आंकड़ा लूं, आलोक जी के पास चल रहा हूं। आलोक जी, अगले 10 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब तक तो हमने देखा जो तस्वीर अब तक की है, आज की हम बात कर रहे हैं कि आज अगर चुनाव हो जाए तो हो सकता है कि ये पिक्चर हमको नजर आए। अगले 10 दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही पार्टियों के लिए, और ये कितना डिफरेंस कर सकते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा, चूंकि निश्चित रूप से अब ज़्यादा तूफान की तरह से, क्योंकि कैंडिडेट्स को लेकर के जो झगड़ा था, दिग्विजय सिंह कमलनाथ का झगड़ा,
यहाँ पर दो अंतर आप देखिए। इनके पास ये दो बड़े दिग्गज नेता मैं मानता हूँ, बिल्कुल जैसे होता है ना द्रोणाचार्य दिग्विजय सिंह या कमलनाथ 80 के ज़माने के हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर 5 शिवराज सिंह, नरेंद्र सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, अरे पांचों मोर्चे के जो चारों क्षेत्र हैं, निमाड़, मालवा, ग्वालियर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मतलब इस तरह से जो घेराबंदी हुई है, इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो अपने जो जाकर के अमित शाह जी ने, प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह रहे हैं कि आप डोर टू डोर जाने की हर एक के लिए जुम्मा है, 10 घर में आपको जाना है। ये कांग्रेस के संगठन में कमजोरी है। सर्वे ठीक है, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल टक्कर है, बल्कि पहले कांग्रेस बहुत ज़्यादा एज दिख रही थी। ये थोड़ी टक्कर में कुछ दिनों में जो ये टकराव आया, राहुल गांधी और जो कुछ बचा खुचा है वो कभी इधर से खींच देते हैं, कभी उधर से खींच देते हैं, तो उससे भी लोग वहाँ परेशान रहते हैं कि महाराज उनको मत भेज दीजिएगा और ज़्यादा समस्या ना आ जाए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कांटे का मुकाबला है। जितना सर्वे आ रहा, आने वाले 10 दिनों में ये निर्भर करेगा कि इनके संगठन के लोग इंक्लूडिंग आरएसएस इन दोनों प्रदेशों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी, आदिवासी में भी जो आरएसएस के वर्कर और बीजेपी काम करेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने उनके सेनापति हैं, उसके बल पर निर्णायक फैसला होगा। और मैं मानता हूं कि चुनाव अंतिम 10 दिनों में तय होता है। आज हम कितना ही ओपिनियन पोल कह दें, लेकिन अंतिम क्षणों में भी खेल बदलते हमने देखे हैं बहुत बार, और लगता है कि कहाँ पासा था, अरे फिर कहते हैं सर्वे में 1% ये आ गया, ये जाति आ गई, वो नहीं होता, मूड बदल जाता है। ठीक है, ये सारन बजा है, और सारन बजने का मतलब है कि हमारा अगला आंकड़ा जो है, अगला ओपिनियन पोल वो तैयार है, और वो ओपिनियन पोल क्या कहता है उसकी फिगर इस वक्त हम आपके सामने रखते हैं। और अगला ओपिनियन पोल जो कि सी वोटर ने किया है, वो ये बताता है कि 113 से 115 सीट बीजेपी ले जा सकती है मध्य प्रदेश में, जबकि 102 से 116 सीट कांग्रेस के पक्ष में रह सकती है। तो यहां भी अगर आप आंकड़ा देखिए, हल्का सा मैं कहूंगा एज यहां पर आप देखिएगा कांग्रेस को नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत माइनर एज है। जैसा कि राणा सर ने भी कहा था कि 8-10 सीटों का अंतर जो है वो आगे आने वाले 10 दिन पाट सकते हैं। तो ये फिगर्स जो इस वक्त सामने आ रही है, जो दूसरा ओपिनियन पोल का आंकड़ा मैंने आपको रखा है, ये भी ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में इलेक्शन आसान नहीं है। मध्य प्रदेश में इलेक्शन इस वक्त फंसा हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है, लेकिन फैक्टर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की लड़ाई का भी है, जो जनता समझ रही है। मेरे साथ 3 खास मेहमान और हैं, उन खास मेहमानों को इंट्रोड्यूस करके फिर फटाफट सबसे एक रिएक्शन लेता हूं। मेरे साथ गोविंद मालू जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं। अब्बास हफीज साहब, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। और सरमन नगेले जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। सर, आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन गोविंद मालू जी, सीधा आपके पास आते हुए एक रिएक्शन। अभी तक 2 मैंने फिगर्स दिखाई हैं, 2 ओपिनियन पोल अलग अलग एजेंसीज के, वो ये क्लियर कर रही हैं कि अभी किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी सबको मेहनत करने की जरूरत है। जनता का दिल जीतना है। जनता ने दिल में छुपा रखा है कि हमारे दिल में कौन है। देखिए, ओपिनियन पोल का अपना अलग आकलन होता है, एक बहुत ही छोटा वॉल्यूम लेकर वो किया जाता है, लेकिन ये सही है, ये इससे दृष्टिगोचर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और ये अभी हम जो नीचे ग्राउंड रियलिटी है वो हम और हमारी पार्टी के लोग बेहतर जानते हैं। जो हमारे पास इंटरनल रिपोर्ट्स आती हैं, जो हम जमीन पर जाते हैं, वो जो उम्मीदवार टू उम्मीदवार, क्योंकि अभी तो 10 दिन, अभी तो नाम वापसी हुई है कल, और अब ये 10 दिन 12 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें वोटर्स का मूड तो ठीक है, लेकिन जो फ्लोटिंग वोट्स हैं वो कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्योंकि जिसने काम किया है, हमारी कई सारी योजनाएं, कल वो जो लाभार्थी हैं वो उसमें परिपक्वता के साथ वोट करते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम 150 से ऊपर की सीटें जीतेंगे। और ठीक है, ओपिनियन पोल भी लगभग ध्वनित ये कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनने जा रही है, लेकिन फिर भी जो अंतिम निर्णायक नहीं, पेज फंसा है। मेरे शब्द क्लियर है कि पेज फंसा है। ठीक है, आपने अपना मुझे बता दिया कि क्या आपका एक्सपेक्टेंसी है, क्या आपका इंटरनल सर्वे कह रहा है। मैं अब्बास हफीज साहब से पूछना चाहूंगा, सर आपने भी कोई सर्वे कराया है क्या? कांग्रेस ने भी कोई सर्वे कराया है? कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी सर्वे हैं वो सब कुछ हमें प्रचंड बहुमत की तरफ ले जाता हुआ दिखाते हैं। जाहिर सी बात है। नंबर बताइए। देखिए, बीजेपी ने नंबर बताया 150। प्रचंड बहुमत का क्या मतलब मैं समझूं? आप मुझे नंबर बताइए, 230 में से कितना? देखिए बीजेपी ने पिछली बार 200 पार कहा था, और कहां गए, 100 पार के ऊपर भी आना बड़ा मुश्किल हो गया था।
ये हर दिन बदलने वाला ट्रेंड्स है। हम प्रचंड बहुमत की अगर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी जो दावा कर रही है हम उसके आगे जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन धरातल की बात कह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात है। बीजेपी किस आधार पर कह रही है? बीजेपी 7-6 महापौर हारी है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के लिए, और 2 महापौर उसके वैसे भी बड़ी मुश्किल से बने हैं, इसमें से एक और एक निर्दलीय बना। मध्य प्रदेश में अर्बन बॉडी इलेक्शन में बीजेपी आधे तो साफ हो गई, जो किले कहलाते थे ग्वालियर जैसे वो साफ हो गई बीजेपी। कांग्रेस वहां पर काबिज हुई, महापौर हमारा बना, मुरैना में हमारा बना, ग्वालियर चंबल हम क्लीन स्वीप करेंगे। महाकौशल कमलनाथ जी के चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हम पूरी सीट्स के ऊपर भारी हैं वहां पर। बीजेपी कौन से क्षेत्र में विंध्य में बीजेपी के खिलाफ माहौल है? मध्य प्रदेश तो फिर बार बार गारंटी क्यों देनी पड़ रही है? अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो बार बार गारंटी क्यों देनी पड़ रही है? इस पर मैं न्यूट्रल राय लेता हूं, ना आपकी ना बीजेपी की। मैं राज बिहारी जी के पास चल रहा हूं। राज बिहारी जी, दोनों ही अपना अपना दावा कर रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर सब कुछ इतना ही है जनता के दिल में तो फिर गारंटीज की जरूरत क्या है? बहुत सारी गारंटीज अभी कल परसों भी कमलनाथ ने 4-5 गारंटी दी है। गारंटी के अलावा कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए है भी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो बार बार गलती कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की स्थिति 6 महीने पहले बहुत अच्छी थी वहाँ पर, और लोग मान रहे थे कि बीजेपी सिर्फ 50-60 सीट तक सिमट जाएगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कोई रणनीति बना रही है, खासतौर पर अगर हम कमलनाथ का नया बयान देखें कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। जब ये बात, जिस समय राजीव गांधी ने काम किया था, उसके बाद कांग्रेस की हालत क्या हुई? मुसलमान दूर हो गए, दलित दूर हो गए। लेकिन अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, अब जैसे कि मैं एक सीट का उदाहरण देता हूँ, भाजपा के बड़े नेता राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर एक सीट से चुनाव में लड़ रहे हैं। वहाँ पर 3.25 लाख वोटर में 50,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इस बयान का किस पे असर पड़ेगा? किसको फायदा होगा? क्योंकि अगर कमलनाथ ये दावा करते हैं कि राजीव गांधी ने... अच्छा राज बिहारी जी, आपने राम मंदिर का यहाँ पर जिक्र किया। राम मंदिर की बात अगर कमलनाथ कर रहे हैं तो राम मंदिर की बात अमित शाह ने भी की है। मैं अरविंद जी आपके पास आ रहा हूं। क्या राम मंदिर एक बार फिर से एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से राम मंदिर का इशू एमपी चुनाव में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है? क्योंकि अमित शाह ने भी जिक्र किया है छिंदवाड़ा में, कमलनाथ के गढ़ में इसका जिक्र किया है। नहीं, कमलनाथ काफ़ी दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि बी टीम बनाएं या सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ ले जाएं और वो लड़ाई, लेकिन मुझे लगता है कि वो मसला बना नहीं। जाति का सवाल जरूर कांग्रेस ने इस बीच बहुत तेज़ी से उठाया था और लग रहा था कि जाति शायद मसला बन जाए, लेकिन वो भी मुझे लग रहा है कि चुनाव आते आते तक वो नीचे आएगा। तो असली सवाल गवर्नेंस का ही है कि गवर्नेंस के सवाल पे किसकी विश्वसनीयता रहती है कि नहीं रहती है। और अगर ये वायदे बहुत हो रहे हैं तो इन वायदों के बारे में भी एक चीज़ याद करना जरूरी है पिछले लोकसभा चुनाव का, कि नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि हम 6,000 रुपया साल में देंगे किसानों को। कांग्रेस वादा करती रही कि 6,000-7,000 रुपये हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस के वायदे पे किसी ने भरोसा नहीं किया। 6-7 हज़ार रुपये महीने का वायदा था, उस पर किसी ने भरोसा नहीं किया, नरेंद्र मोदी के वायदे पर भरोसा किया। तो इसलिए भरोसा भी एक अपने आप में पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ वायदे करना या वोटर को लाभार्थी में बदल देना, जो अपने अधिकार मांगता है, वोटर अधिकार प्रयोग करता है, वो लाभार्थी बन के रह जाए और जो लाभ दे उसकी तरफ चला जाए, ये मानना पॉलिटिकली मैं मानता हूँ कि बहुत ही कमज़ोर सोच है और इससे वोटर नहीं जाता। अरविंद जी, माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगा, सारण बच गया। इसका मतलब कि तीसरा आंकड़ा हमारा इस वक्त तैयार है और तीसरी फिगर हमारी क्या कहती है, यानी कि तीसरा जो ओपिनियन पोल है, पब्लिक की राय है, वो क्या कह रही है मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। ये रहा आंकड़ा आपके सामने, 111 से 115 बीजेपी और 108 से 116 कांग्रेस। ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है, पोल ऑफ पोल्स में आंकड़ा निकलकर सामने आया है, यानी कि ये कंसोलिडेट डेटा है जो इस वक्त ये इशारा कर रहा है कि मुकाबला आसान किसी के लिए नहीं है। जिस पहले शब्द से हमने अभी इस शो की शुरुआत की थी, एग्जैक्टली वही तस्वीर इस वक्त मध्य प्रदेश में बन रही है कि मुकाबला ना बीजेपी के लिए आसान है, मुकाबला ना कांग्रेस के लिए आसान है। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों के बीच जनता ने अपने मन की बात पूरी तरह से खोली नहीं है और जितनी भी बात सामने आई है वो ये बताती है कि देखिए मुकाबला फंसा हुआ है। 116 सीट पे जीत है, 115 बीजेपी लाती हुई दिख रही है, 116 कांग्रेस लाती हुई दिख रही है, तो यानी कि मुकाबला पूरी तरह से फंसा हुआ है। राहुल लाल जी, आप यहां तो बहुत आराम से बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस को अभी इतना आराम करने की जरूरत है नहीं, मुझे लगता है अभी खूब पसीना बहाना पड़ेगा, सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाना पड़ेगा। देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश की कई बार यात्रा में कर रहा हूँ लगातार, अभी मध्य प्रदेश राजस्थान जहाँ पे मैं ग्राउंड पे गया हूँ। देखिए, कुछ काम तो कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आसान कर दिया है, जो ग्राउंड पे जाके समझ में आ रहा है कि अगर आप देखें
निमाड़ जाइए या फिर दूसरे महाकौशल जाइए, उन जगहों पे तो आपको मुकाबला मिलेगी कांटे की टक्कर की। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में आप देखिए, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको जमीन पे देख के आपको पुष्टि भी मिलेगी, वहाँ पे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़ा नुकसान जो है कि वो झेलने जा रही है। और हमें लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी गलती की है, इसके तरफ लोगों का ध्यान कम जा रहा है। ये एक बड़ा सा मामला है जो आपको चुनाव में प्रतिबिंबित होगा। दूसरी चीज देखिए, अगर हम लोग अभी पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, मतलब आप कह रहे हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में नुकसान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है काफी ज्यादा, वहां पे कांग्रेस को बड़ा लाभ हो रहा है। और आप वो अंतर दिखेगा, आप वहां पे लोगों से भी बातचीत कीजिए तो वो अंतर काफी समझ में आता है उस एरिया में। जबकि दूसरे किसी एरिया में जा रहे हैं तो वहां पे हम लोगों को अभी अब जो दिख रहा है मुकाबला कांटे के टक्कर जैसा आप स्क्रीन पे बता रहे हैं, वो उन सब सेक्शन में हमें नजर आ रहा है। दूसरी चीज हम लोग को नहीं भूलना चाहिए, हम लोग देखिए अभी राजस्थान की चर्चा कर रहे थे, तब कर्नाटक से उसकी तुलना कर रहे थे। देखिए कर्नाटक का जो मॉडल है, कर्नाटक से तुलना, सर इसमें फिर से माफ कीजिएगा, रोक रहा हूं क्योंकि आपने फिर जिक्र किया, कर्नाटक से भी तुलना कर रहे हैं, हिमाचल से भी तुलना कर रहे हैं। हिमाचल में आपने ओपीएस का वादा किया था, कर्नाटक में आपने गारंटीज दी थी, तो अब आप वही फॉर्मूला यहां चलाना चाह रहे हैं? मतलब आपको लग रहा है कि वो गारंटी वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा यहाँ पे? देखिए दो गारंटी, आप दिल्ली की गारंटी को तो फ्रीबीज कहते हैं और फिर आप मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जाके गारंटीज देते हैं। देखिए गारंटी का मामला भरोसा से जुड़ा है, अभी ये चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक गारंटी प्रधानमंत्री जी ने 27 जून को दी थी कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध वो उन्होंने सीना ठोक के भोपाल में कहा था, उन्होंने इसी भोपाल में कहा था उन्होंने कि हम बिल्कुल भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। और 2 जुलाई को जिसके ऊपर आरोप लगाया था उन्हें उप मुख्यमंत्री भी बनाया और महाराष्ट्र का खजाना का मंत्री भी बना दिया उन्हें। तो देखिए अब ये तो जनता तय करेगी कि इसके गारंटी पे विश्वास हो रहा है, लेकिन करप्शन का मामला अभी जितना प्रमुखता के साथ, सफलता के साथ कांग्रेस यहाँ पे उठा पाई है, अगर मैं देखूं तो भारतीय दूसरे जगहों पे वो मामला उसी रूप में कांग्रेस नहीं उठा पाई है। तो कांग्रेस ने यहाँ पे करप्शन के मामले को उठाया है और मुझे लग रहा है कि अगर कर्नाटक के मॉडल को कहीं पे आप ला सकते हैं, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां एक रही कि लोकतांत्रिक अपहरण की स्थितियां कर्नाटक में रही, जनता में अभी अगर आप सोच के देखिए कि अगर 2020 में वो स्थितियां नहीं होती, यानी वहां पे सत्ता परिवर्तन नहीं किया जाता, उस समय कांग्रेस की सरकार चल रही होती, तो ये आंकड़े अभी हम लोग नहीं देख रहे होते। लेकिन ये कहीं कहीं ये परिस्थितियां कांग्रेस के लिए आसान बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से कर डाला। आसान है रहा देश रत्न जी कांग्रेस के लिए? क्या देखिए, आंकड़े नहीं कह रहे हैं, इसलिए मैं तो आंकड़ों की बात करता हूं। कोई सरकार जो 2005 से चल रही है, बीच में 2 साल हटा दें, उसके बाद भी अगर ये नतीजे आ रहे हैं तो इसका मतलब उस सरकार के पक्ष में आ रहे हैं। दूसरा, 3% का मैं एरर मार्जिन 3 से 4% का मानता हूँ, ये जो सर्वे होते हैं, ओपिनियन पोल होते हैं, अगर उसको देख लें तो ये बहुत तेजी से, क्योंकि इस तरह के कांटे की टक्कर में 1-2% अगर इधर उधर हुआ तो जिसके भी पक्ष में जाएगा वो लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगी। तो ये इस तरह की आपको उस तरह से रुझान दिखते हैं। तीसरा, इसमें जो लाडली बहन योजना है शिवराज चौहान की, उसने जमीनी स्तर पे बहुत ज्यादा असर डाला है। उसको लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो 1-2-3% अगर इधर उधर होता है तो आप इस जो आंकड़े हैं जो भाजपा के पक्ष में जो मैच जो बराबर अभी दिख रहे हैं, हो सकता है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री में भी बदल सकते हैं वहां पर। ठीक है, एक रिएक्शन सरवन जी हमारे साथ जुड़े हैं। सरवन नगेले जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, क्या लाडली बहना वर्सेस कांग्रेस गारंटीज, ये मुकाबला इस पर टिक गया आकर? नहीं, देखिए पुनेठा जी, ये मुकाबला जो है ना एक मुद्दे पर नहीं टिका हुआ, ये मुकाबला कई मुद्दों पर टिका हुआ है। और जहां तक ये बात लाडली बहना योजना की आ रही है, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव के दौरान ग्वालियर, जबलपुर, सागर और भोपाल एक भी जगह उन्होंने लाडली बहना योजना को एंडोर्स नहीं किया, ना उसका नाम लिया, ना उस संदर्भ में कोई बात कही है। वो सिर्फ केंद्र की योजनाओं के बारे में बात की, उन्होंने राज्य की योजनाओं के बारे में बात नहीं की है। तो ये यदि लाडली बहना योजना जो कि ज्यादा बेहतर काम करने की स्थिति में थी, या जैसा कि उनको लग रहा है, जो लोग समीक्षा कर रहे हैं, तो वो एंडोर्स जरूर करते, लेकिन उन्होंने एंडोर्स नहीं किया। वो सिर्फ अपनी योजनाओं पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक दूसरी चीज क्या है कि मध्य प्रदेश के जो मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक तासीर है, मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक मिजाज है, वो अन्य राज्यों की तुलना में भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर ना कर्नाटक मॉडल चल पाएगा, ना यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ना यहाँ पर हिमाचल, ना गुजरात। यहाँ का मॉडल, मध्य प्रदेश का मॉडल 20 मार्च 2020 के बाद से एकदम बदल गया, एकदम भिन्न हो गया। जब आप देखिएगा कि 1967 में डीपी मिश्र की सरकार जब गिराई गई थी और उसमें दल बदल हुआ था,
तो मध्य प्रदेश का इतिहास बताता है कि विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष सदन का नेता विजय राजे सिंधिया जी और मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह थे। दूसरा, व्यापक पैमाने पर दल बदल हुआ 20 मार्च 2020 में जब कमलनाथ जी की सरकार गई और माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर अभी तक जो स्थिति बनी है वो राइट फ्रॉम 1956 बिल्कुल चुनाव अलग दृष्टिकोण से लड़ा जा रहा है, अलग उसके मुद्दे हैं, अलग उसके उसकी रणनीतियां हैं और बिल्कुल भिन्न तरीके से, बहुत रोमांचक तरीके से ये चुनाव लड़ा जा रहा है दोनों दलों के द्वारा। जो परंपरागत रूप से चुनाव लड़ा जाता था वैसा चुनाव ठीक है समन जी, एक मिनट रोकना चाहूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त और ब्रेकिंग न्यूज के बाद फिर मैं वापस लौटूंगा आपके पास। और ब्रेकिंग न्यूज के इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पोल ऑफ पोल्स में मुकाबला कड़ा नहीं, बहुत कड़ा इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिख रहा है। मध्य प्रदेश में जैसा कि हम पहले से कह रहे हैं कि मुकाबला फंसा है। सीएनएक्स, सी वोटर और ईटीजी का ओपिनियन पोल और इंडिया न्यूज का महापोल, और महापोल यह कहता है कि इस वक्त मुकाबला बहुत ज्यादा फंसा हुआ है और अभी जो पब्लिक है उसने मूड बनाया नहीं है कि आखिरकार गद्दी किसको देनी है। ये एक तरीके से हम देखें जो पब्लिक की राय है वो बहुत ज्यादा बटी हुई यहां पे दिख रही है और किसी भी एक को ऐसा लग रहा है कि अभी ताज देने का मन नहीं बनाया है। राणा साहब बहुत ज्यादा फंसा हुआ, फिर घुमा फिरा कर उसी पर बात आ रही है। पोल ऑफ पोल्स का क्रक्स हमने दिखा दिया और क्रक्स ये कह रहा है कि अभी इतना आसान किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। जो पिछला चुनाव था रोहित, ये 109 सीटें बीजेपी के पास थी और 114 सीटें कांग्रेस के पास थी। 5 सीटों का फासला था। बीजेपी के पास वोट परसेंटेज ज्यादा था, 0.5%, आधा % वोट ज्यादा था। और कभी कभार ये होता है कि आपके पास वोट परसेंटेज तो ज्यादा है लेकिन सीटें आपकी कम हो गई और बीजेपी ने इस 5 के फासले को कम करने की खातिर वहां तख्ता पलट किया और 15 महीने बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई। मैं देशवतन जी की बात से सहमत हूं कि अगर इतने दिनों तक सरकार के रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां है और आपने उस चेहरे को कहीं किनारे लगा करके और केंद्र की योजनाओं के आधार पर आप उतर रहे हैं, वहां लाडली बहना योजना एक बेहतर योजना रही, उसका फायदा है। जिनको मिल रहा है, नरेंद्र मोदी को ये लग रहा है कि वो वोट देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे खुद को यहाँ स्थापित करना है। दूसरी बात राहुल की है। राहुल ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नुकसान होगा। मेरी अपनी राय ये है कि मैं ज्यादातर लोगों से बात करता हूं तो राहुल वो चंबल और ग्वालियर संभाग के लोग होते हैं। मैं निमाड़ में बहुत कम बात करता हूं, लेकिन मेरा अपना अनुमान ये है कि वहां बीजेपी पास एज है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का फायदा बीजेपी को मिलेगा। तमाम तरह की दिक्कतें रही हैं, टिकट बंटवारे को लेकर के रही हैं, कई नेताओं को मैनेज करने को लेकर के रही हैं, लेकिन उस संभाग में बीजेपी के पास एज है। और दूसरा जो ये कह रहे हैं, जब आप ऊपर आएंगे सीधी की तरफ, सतना सीधी की तरफ, बिंद वाले इलाके में, वहां भी बीजेपी के पास एज है। और आम आदमी पार्टी, मैं भी आपको बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी 2015-17 वोट काटेगी, लेकिन वो कांग्रेस को पीछे करके बीजेपी के मुकाबले में। ठीक है, एक बात जोड़ दूं मैं। जी बोलिए आलोक जी। खाली मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जिस तरह लाडली, चूंकि कई लोग ये बात उठा रहे हैं कि उन्होंने नहीं बोला, असल में नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो शिवराज अपना जो काम कर रहे हैं वो करें। केंद्र सरकार की तरफ से जो वायदे हैं, मंदिर की जो बातें हैं, जो महिलाओं को लेकर के आरक्षण जो उन्होंने किया, आप ध्यान नहीं दीजिए, वो महिलाओं के आरक्षण, लाडली योजना तो वह पहले से चल रही है कई, और इसलिए कई बार लोग कहते थे शिवराज जी क्रेडिट ले रहे हैं, इसलिए वो उनको क्रेडिट लेने का स्पेस, पहले कुछ 1-2 साल पहले ऐसा लगता था कि कुछ नाराज हाईकमांड है, उन्हें समझ में आया कि महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी दूसरे मुद्दों से बहुत पॉपुलर है, उसको उठाने की कोशिश वो कर रहे हैं और आगे लोकसभा के लिए भी ये ग्राउंड बन रहा है। आप नरेंद्र मोदी कभी ये काम नहीं करते कि आज का चुनाव है, वो कहते हैं कि अगले 5 साल या अगले साल जब फिर चुनाव होगा मार्च अप्रैल के बाद, उसकी तैयारी भी इसी चुनाव इस समय ही की जा रही है। ये भी मैं मानता हूँ। वो सभा में जो बोलते हैं, वो कई जगह आपने अमित शाह जी का आज भी सुनिए, मोदी जी को कल हरियाणा में भी बोले कि क्या आपको लाना है कि नहीं लोकसभा, मैंने अगली बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को। तो ये दोनों काम, चूंकि हर जगह हर शहर में वो नहीं जाने वाले ना लोकसभा में भी, इसलिए मुझे लगता है कि लाडली योजना नहीं बोलने का मतलब ये नहीं है कि शिवराज जी को धक्का दे रहे हैं। शिवराज जी को आगे बढ़ करके मैं और क्या हाथ लगा सकता हूँ। एक बड़ा कंधा जब होता है, थोड़ा सा कंधा है, मेरा कंधा भी यदि है छोटा है तो ये कहेंगे आइए आप थोड़ा वो है, आप मैं आपको और कंधा देता हूँ। तो जो वरिष्ठ है वो कंधा देता है, वो मेरे हिसाब से, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अपने कुछ सहयोगियों से असहमत रहता हूँ कि जब चुनाव आता है तब एक होकर लड़ते हैं। हम 105 हो जाएंगे यदि कौरव पांडव के समय से कहा जाता है। दूसरा कोई दुश्मन होगा
तो इस समय दुश्मन देश के बाहर के भी है, छत्तीसगढ़ से लेकर के सब जगह, जो चाहते हैं कि भारत अस्थिर हो, एक ऐसी सरकार आए जहां 40 पार्टियां हों, 40 नेता हों, 4 महीने की सरकार बने, जैसे चंद्रशेखर की बनी थी। ठीक है, मैं अब्बास जी के पास चल रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अब्बास साहब, ये बात लगातार कांग्रेस की तरफ से भी कही जा रही है कि भाई जो एक तो अभी आलोक जी ने बात कही है, और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि भाई शिवराज सिंह का नाम नहीं ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये एक स्ट्रैटेजी के तहत चल रही है बीजेपी। क्या आप इसको स्ट्रैटेजी मानते हैं, या फिर आप इसको देख रहे हैं कि टारगेट पे ले रही है बीजेपी अपने ही नेता को? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आप मध्य प्रदेश में किसी भी व्यक्ति से आज पूछेंगे तो उसको साफ समझ में आता है कि शिवराज जी को एक किनारे करके बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से बचना चाहती है। हमने शिवराज जी को लोकप्रियता के चरम पे पहुंच के वापस नीचे आते हुए देखा है, और आज कोई शिवराज जी की ब्रांड वैल्यू मध्य प्रदेश में अगर मैं कहूँ नहीं बची है तो यह अतिशोक्ति नहीं है। और यहाँ पर हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत क्लियर है, कमलनाथ जी हैं। और शिवराज जी की अगर बात करें तो आज वहाँ न मुख्यमंत्री का चेहरा है, बल्कि 5, 6, 7 सांसद जो है मैदान में उतारे हुए हैं, जो सब अपने आप में एक मुख्यमंत्री का चेहरा है। गोपाल भार्गव जी बुंदेलखंड में कहते हैं कि वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कैलाश जी कुछ और कहते हैं कि पार्टी मुझे बड़ी जिम्मेदारी देगी मालवा में। तो वो अपने आप एक वो है, स्वीकृति है या दावा है। तो ये अलग अलग जगह, प्रहलाद पटेल साहब खुद अपने आप एक, उनके कार्यकर्ता उनको मुख्यमंत्री मान रहे हैं। ब्रोकन हाउस है भारतीय जनता पार्टी का। आप वादों की बात करते हैं, ये मैनिफेस्टो है बीजेपी का 2018 का। इसमें अगर मैं मार्किंग दिखाऊंगा तो कुछ भी पूरा नहीं किया है। 90% वादे आज भी अधूरे हैं। अब मैनिफेस्टो लाने की जिस पार्टी में हिम्मत नहीं है, जिस पार्टी में मैनिफेस्टो लाने की हिम्मत नहीं है, आज चुनाव में 15 दिन से कम बचे हुए हैं, आप उस पार्टी से क्या अपेक्षा करेंगे? आज मध्य प्रदेश की जनता के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और साफ तौर के ऊपर एक एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ जनता की जो परेशानी है, यहाँ 30,000 करोड़ से कर्जा बढ़ के 4 लाख करोड़ पे आ चुका है। मध्य प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। उसके साथ साथ अगर आप मुद्दे देखेंगे, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बन के आया है। अपने आप हर एक व्यक्ति पीड़ित है और एक व्यक्ति परेशान है। महिलाओं के सुरक्षा की बात करें तो एनसीआरबी के आंकड़ों पर शिवराज सरकार ने टॉप करा दिया है मध्य प्रदेश को महिला अत्याचारों के अंदर। ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि मध्य प्रदेश जो एक समृद्ध मध्य प्रदेश बन सकता था, एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन सकता था, आज यहाँ का हर एक व्यक्ति उसका नहीं बनने का जिम्मेदार शिवराज सिंह चौहान जी को और उनकी सरकार को मान रहा है। अमित शाह जी के 3 दौरे रद्द हुए मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने के अंदर। क्या बताता है गोविंद मालू जी जवाब देंगे। गोविंद जी सारी बातें आप सुन रहे थे, अब्बास साहब की सारी बातें सुन रहे थे, आपने सुन लिया, अब आप इनका जवाब दे दीजिए। देखिए, ये कांग्रेस कई दिनों से बातें कर रही है। अब अभी सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि लाडली बहना योजना का लाभ पार्टी को मिलेगा, तो कई सारी योजनाएं, ये योजनाएं किसकी? शिवराज सरकार की योजनाएं। ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी की तरफ पीछे, क्या कोई स्ट्रेटेजी के तहत पीछे करना, आगे करना, ये तो पार्टी का आंतरिक मामला है। और हमेशा विधायक दल नेता चुनता है, पार्लियामेंट्री तय करता है। हमारे 3 राज्यों 4 राज्यों में चुनाव, हमने कहीं भी मुख्यमंत्री का फेस मतलब ऊपर से घोषित नहीं किया। आज शिवराज सरकार की योजनाएं तो जारी है, और डबल इंजन की सरकार किसकी? मोदी जी की और शिवराज जी की। जहां तक ये सब बातें कर रहे हैं भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस के मुंह से शोभा नहीं देता। ये तो घोटाले शब्द के अलावा दूसरा कोई आता नहीं। इन पे एक प्रमाण सिद्ध नहीं कर पाए पूरे 3 साल में। और 18 साल की बात करते हो, पूरे 18 साल का रेजिम की बात करूं मैं, एक आरोप भ्रष्टाचार का सिद्ध नहीं कर पाए। एक वो पर्चा लाए थे कहीं से कमीशन का, वो भी झूठा निकला, उस पर FIR दर्ज हो गई। सिद्ध करेंगे। मेरी बात सुनिए, चरित्र हनन की राजनीति से कुछ नहीं हो रहा है। 50-60 साल आपने करप्शन किया, लोगों ने फिर माफ किया, आपने उसमें से अतिक्रमण सरकार आपकी है, आपको भी पूरा नहीं मिला था। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास के बाहर एक ठेकेदार को धरना नहीं देना पड़ा था? कमीशन खोरी के आरोप उसने नहीं लगाए थे? क्या इंडिया न्यूज के स्क्रीन पे नहीं चला था वो ठेकेदार की पीड़ा? मध्य प्रदेश में एक ठेकेदार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दरवाजे में बैठा रहा है अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ, कि उसका पेमेंट नहीं मिल रहा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। ये सब मध्य प्रदेश देख रहा है मालू साहब। लेकिन आप जांच कब करते? अपनी सरकार के ऊपर आप क्यों जांच करेंगे? सुनिए, 10 साल दिग्विजय सिंह जी के और 10 साल मनमोहन सिंह के, इन दोनों के पोस्टर लगाइए। सरकार बनने दीजिए, भ्रष्टाचार की ईंट सीट बजाने के लिए हम सक्षम रहेंगे। आइकॉन है हमारे तो शिवराज जी, आज भी जा रहे हैं, सब दूर आपकी नजर में होंगे। आप तो रात को नींद नहीं आती उनके नाम से, और आप कह रहे हैं किसी ने नहीं बोला मुख्यमंत्री का चेहरे हम, किसी ने नरेंद्र सिंह तोमर जी से लेकर कैलाश विजयवर्गीय, किसी ने बोला कि हम किसी दौड़ में हैं। ये तो आपके ही दौड़ और चल रही है, जिसमें दिग्विजय सिंह
और कमलनाथ के बीच में जो रिफ्ट है बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है। गोपाल भार्गव जी का बयान सागर के जिले के तहसील में दिया हुआ बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है। कैलाश जी ने खुद कहा था हम तो कुछ बड़ी जिम्मेदारी लेने वाले हैं इस मध्य प्रदेश के अंदर, हमें चुनाव लड़ना वो एक मजबूरी है। ये सारी चीजें आपके नेताओं के रिकॉर्ड पे, मैंने नहीं कहा अपने दिल से। जनता को किस बात पर उद्वेलित कर सकते हैं? ठीक है, आप लोग अपना पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते रहिए। मैं जरा एक न्यूट्रल राय यहाँ पर लेता हूँ। अरविंद मोहन जी के पास मैं चल रहा हूँ। अरविंद जी, इनको अपना पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने दीजिए, हम जरा कुछ मुद्दों की बात कर लेते हैं। आप बराबर नजर रखते हैं हर पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर, चुनाव को लेकर। आप मुझे बताइए कि मैं मध्य प्रदेश की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो क्या गूढ़ मुद्दे हैं जो कि पब्लिक की राय को बदल सकते हैं? अभी भी 10 दिनों का वक्त है और बहुत इंपॉर्टेंट ये 10 दिन हैं किसी भी पार्टी के लिए। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। क्या वो बड़े मुद्दे हैं जो ये चुनाव प्रभावित करेंगे? देखिए, बीजेपी ने स्ट्रेटजी बदली है चुनाव लड़ने की। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि शिवराज से अगर जो नाराजगी हो तो मोदी से नाराजगी नहीं है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। वो सफल होती है या नहीं होती है, या उस पर कितना काम होता है। और मुझे लगता है कि इस स्ट्रेटजी को सबसे बड़ा पलीता खुद शिवराज सिंह ने लगा दिया। चौथी लिस्ट में इनको शिवराज का नाम ले आना पड़ा। तो अब इसके बाद फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या करते हैं वो देखने की चीज होगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज थी जाति। जाति पे कांग्रेस शुरू में बहुत उछल रही थी। अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे कांग्रेस को भी ये समझ में आने लगा कि अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब राज्य जाति की पॉलिटिक्स के लिए तैयार नहीं है। जातिगत पोलराइजेशन और जाति के नेता, मतलब जो कमलनाथ जातिगत जनगणना की बात कह रहे हैं वो बैकफायर कर सकती है। अब पहले से मुझे लग रहा है कि जिस तेजी से कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, उसमें नरमी आई है। हो सकता है चुनाव आते आते तक वो इशू और नीचे आ जाए। तो जाति का मसला उस तरह से तेजी से नहीं पकड़ रहा। तो गवर्नेंस का सवाल आएगा और गवर्नेंस का सवाल चलता है। अब देखने की बात ये होगी कि शिवराज चौहान का गवर्नेंस आता है या नरेंद्र मोदी का गवर्नेंस आता है। लोग अगर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट देंगे तो शिवराज के गवर्नेंस को किनारे कर देंगे। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है ट्राइब्स। मध्य प्रदेश की जो ट्राइबल्स हैं वो मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। उस पर मैं एक रिएक्शन लूंगा। मैं पहले देशरत्न जी आपके पास आ रहा हूं। ट्राइबल्स की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस लगी हुई है पूरी तरीके से ट्राइबल्स को रिझाने में, और ये 2018 के जो आंकड़े हैं शायद उसको देख के ही कांग्रेस इतना उत्साहित भी है, क्योंकि करीब 21% वोट है ट्राइब्स का और 47 सीट्स आती है इस ट्राइब्स के अंदर। उन 47 में से 30 सीटें कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी, 16 बीजेपी ने जीती थी। और अभी भी ट्राइब्स की बात करें तो जातिगत जनगणना और ये सब बातें क्या उन्हीं ट्राइब्स को या उसी अपनी जो सीट है उसको कंसोलिडेट करने के लिए कांग्रेस बात कर रही है? और क्या वहां पर मजबूत है कांग्रेस रहेगी? देखिए, 2018 से बहुत पानी बह चुका है और भाजपा ने वहाँ से उन्होंने सीख ली थी और उन्होंने बहुत काम किया है। वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर जो ट्राइबल्स पे काम हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं पहुँची हैं, और प्रधानमंत्री जो साफ तौर पर वहाँ पर जाके जब रैलियाँ होती हैं उनमें उनकी भीड़ देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि ट्राइबल्स का रुझान बढ़ रहा है। 2018 में कुछ गलतियां जो इन्होंने करी थी उनसे उन्होंने सीख ली है और उस पर उन्होंने बदलाव लाने की कोशिश की है, जिसका इनको फायदा जरूर मिलेगा। शायद अगर 16 सीटें थी, मैं समझता हूँ 30 के करीब इस आज की तारीख में भाजपा पे जा सकती है। वही मैं कह रहा हूँ 3 से 4%। कांग्रेस तो उसको अपना मास्टर कार्ड मान रही है। 2013 में 30 सीट बीजेपी जीती थी। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब पलट जाएगा इस बार, आप ऐसा कह रहे हैं। 30 बीजेपी जीती थी 2013 में, 2018 में 30 कांग्रेस जीती, आप कह रहे हैं पलट जाएगा। पलट जाएगा। तो इस आप जो कह रहे हैं राज बिहारी जी, इस पलटने के पीछे आप क्या फैक्टर, क्या वजह देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में, चुनाव से पहले जो विपक्षी गठबंधन बना, कांग्रेस के अलावा वो 100 सीटों पर है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी 100 सीटों पे कांग्रेस के मुकाबले भी है, और इसके अलावा बीएसपी अलग है। तो ये समीकरण जो बनेगा, क्योंकि ये वोट कटेगा तो कांग्रेस का ही कटेगा, ये भी एक बड़ा समीकरण है। दूसरा बड़ा समीकरण ये है कि विपक्षी गठबंधन को कांग्रेस चाहे मध्य प्रदेश में हारे या जीते, लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि इधर में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी और बिहार में नीतीश कुमार लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो है कि शिवराज सरकार ने भी और मोदी सरकार ने भी जो आदिवासियों के लिए काम किया है, क्योंकि पिछले चुनाव में कई सीटें ऐसी थी जो बहुत थोड़े मार्जिन से बीजेपी हार गई, क्योंकि बीजेपी ज्यादा सीटें थोड़े मार्जिन से हारी थी। और इस बार अगर मार्जिन
कम रहता है, क्योंकि 30 सीट ऐसी थी जो बहुत थोड़े मार्जिन पे थी, 200 से 500 सीट के बीच में, उनमें बीजेपी ज्यादा सीटों पे हारी थी। दूसरा ये है कि 40 सीटों पे कांग्रेस के भी बागी खड़े हैं, बीजेपी के भी बागी खड़े हैं, ज्यादातर बागी 9 सीटों पे तो कांग्रेस के बड़े बागी खड़े हैं। तो इसका एक फैक्टर ये होगा कि जैसा कि ओपिनियन पोल भी दिखा रहे हैं कि बड़ी कांटे की टक्कर है। ठीक है, ये सायरन है, मुझे माफ कीजिएगा रोकना पड़ रहा है, ये सायरन है, और ये सायरन है रीकैप का सायरन। यानी कि अब हम तीनों स्टेट्स की बात करेंगे, तीनों स्टेट का पहले पोल ऑफ पोल्स मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत कर राजस्थान के साथ, जहां पर 200 विधानसभा की सीटें हैं, और राजस्थान में जो आंकड़ा पोल ऑफ पोल्स में निकल कर सामने आया वो ये कहता है कि 114 से 124 बीजेपी और 68 से 78, यानी कि 68 से 78 के बीच में कांग्रेस यहां पर सीट निकालेगी। यानी कि ये क्लियर है कि जो रिवाज है कांग्रेस में, जो राजस्थान में, वो रिवाज इस बार भी टूटने नहीं जा रहा है। सी100 का जो पैटर्न है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पर एबीपी सी वोटर का जो ओपिनियन है वो क्या कह रहा है, 127 से 137 सीटें एबीपी सी वोटर ने बीजेपी को दी हैं, 59 से 69 सीटें कांग्रेस को दी हैं एबीपी सी वोटर ने। और 2-3 ओपिनियन पोल जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, और ये सभी ओपिनियन पोल बहुत क्लियरली इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि राजस्थान में इस बार बीजेपी वापस आने जा रही है। पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा यह कहता है क्लियरली कि 122 से 128 सीटें बीजेपी निकाल रही है, और कांग्रेस 66 से 73 सीटें इस बार राजस्थान में जीतने में कामयाब रहेगी। इस पर एक रिएक्शन मैं आलोक जी से यहां पर लेता हूं, फिर सरवन जी के पास चलूंगा। आलोक जी, ये सिर्फ रवायत है या फिर जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई, जिसको एक कपड़ा 2 कपड़ा खूब ढकने की कोशिश की, एंड में सुलह भी की, अच्छी बातें भी दोनों ने फिर एक दूसरे के लिए की, लेकिन वो पब्लिक को समझाने में कांग्रेस नाकाम रही और इसीलिए ये फिगर्स देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल रोहित जी, आपने सही कहा, और इससे पहले भी हम जब शुरुआत हुई थी तब मैंने यही कहना था कि दोनों की लड़ाई और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा अभी भी तलवार लटकी हुई है, या सीपी जोशी को ही बना देंगे, तो विश्वसनीयता खत्म हुई। कई अच्छी स्कीम में, फिर बार बार कह रहा हूँ, अशोक गहलोत ने कुछ योजनाओं को जिस तरह से भुनाने मैंने कहा तो उन्होंने शुरू काम किया था, लेकिन उस काम को उनकी पार्टी ने और बाकी भ्रष्टाचार ने, उससे ये सारे जो सामने नतीजे दिखाई दे रहे हैं ओपिनियन पोल के, मैं अभी मानता हूँ। वैसे अभी चुनाव में अभी तो उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए हैं, अभी कुछ और चल रहा है, झगड़े हो रहे हैं, दोनों पार्टी में हो रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ही पार्टी में है, लेकिन हाँ ये सही है कि ये नतीजे इस बात के प्रमाण हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से, या उनकी कांग्रेस हाईकमांड ने जिस तरह से जो रुख अपनाया, उसका नतीजा अशोक गहलोत, कांग्रेस और राजस्थान ने भी भुगता है, और अब और नहीं भुगतना चाहती है। हाँ। राहुल जी, आपका कमेंट इस पर, क्योंकि जो स्थिति है वो बिल्कुल मुश्किल वाली स्थिति इस वक्त राजस्थान में दिख रही है, क्योंकि दावे तो कर रहे हैं अशोक गहलोत, बल्कि वो तो कह भी चुके थे कि भाई मैं तो सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती, लेकिन ये आंकड़े तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं इन आंकड़ों में तो खैर वो चीज़ें नहीं आ रही। यहाँ पे तो अगर आंकड़े के हिसाब से देखें तब तो भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी अच्छे से जो है कि ढोल नगाड़े के साथ सरकार बनते हुए दिख रही है, लेकिन जो जमीनी स्थिति है हमें लग रहा है कि वहाँ पे भी कांटे की टक्कर की स्थिति है, और उस टक्कर के स्थिति में प्रारंभिक रूप से जो है कि मैं जो देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे कांग्रेस कहीं कहीं कुछ बढ़त के मामले में, क्योंकि देखिए अगर आप खींचतान की बात करते हैं हम लोग, अंदरूनी खींचतान की, भाई सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में खींचतान की स्थितियां हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में देखिए वहाँ पे तो मुख्यमंत्री की ओलंपियाड वाली स्थिति वहाँ पे भी बनी हुई है। आप अगर वसुंधरा राजे को पीछे कर रहे हैं तो फिर आप कितने सारे लोगों को आप सामने में लेके आ रहे हैं। दो चीजें होती हैं, खींचतान और एक दूसरे की टांग खींचना हर जगह है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन आप उसको कितना छुपा के रखते हैं और कितना जाहिर हो जाती है। पब्लिकली स्टेटमेंट्स हैं अशोक गहलोत जी के और सचिन पायलट के एक दूसरे के अगेंस्ट, ये चीज जब आप पब्लिक डोमेन में आएगी तो फिर नुकसान तो झेलेंगे ना, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं, देखिए उस समय चीजें पब्लिक डोमेन में आई, आपके इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन जो राजस्थान की जनता है वो बड़े ध्यान से सारे चीजों को देख रही है। उनको भी पता है कि अचानक से किसी बड़े नेता को जो है कि राज्यपाल बना दिया जा रहा है, अचानक से किसी बड़े नेता को वहां से चुनावी स्वर में निकाल के आप किसी और ड्यूटी में डाल दे रहे हैं, तो ये तमाम चीजों पे लोगों ने नजर रखी है। अभी भी देखिए, मैं वहां के मामले में मानूंगा कि अशोक गहलोत जो इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं, बड़े मजबूती के साथ, ताकत के साथ लड़ रहे हैं, और आला कमान ने कहीं न कहीं दोनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया। यही कारण है कि अशोक गहलोत के लाख विरोध के बावजूद भी सचिन पायलट समर्थकों को टिकट मिले हैं, और कई सारे जो जिनको टिकट दिलाना चाह रहे थे अशोक गहलोत अपने लोगों को, उनके चाहने के बावजूद भी उनको नहीं मिला है। तो एक तरह से इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये भी एक चीज है देश रत्न जी, ये भी एक चीज है। टिकट की बात की ना, तो टिकट में भी एक तंज था। मुझे अशोक गहलोत का वो स्टेटमेंट अभी कुछ दिनों पहले का याद है कि देखिए भाई, हमने तो सचिन के जितने नाम दिए थे सब ओके कर दिए, हमने तो किसी का टिकट काटा नहीं, लेकिन वो उसमें प्यार कम, अपना कम, उसमें जो है वो तंज ज्यादा दिख रहा था।
एहसान जताने वाली। हाँ, तो देखिए सचिन पिछले बार जब ये सत्ता में आए थे तो सारा काम सचिन पायलट ने किया था ग्राउंड वर्क पे, जिसका फायदा उनको मिला और वो बने, लेकिन वो वायदे पूरे नहीं किए गए जो सचिन पायलट को उन्होंने किए थे, तो वो आखिर तक चल रहा है। और दूसरा, जब हाई कमांड ने कांग्रेस के बोला कि आप इसके प्रेसिडेंट बन जाइए हमारे, तो उन्होंने सीधे नकार दिया, क्योंकि उनको मालूम था कठपुतली पपेट टाइप प्रेसिडेंट बनेंगे। तो जब उन्होंने उसको नहीं माना तो हाई कमांड भी उनसे खफा है। तो कहीं ना कहीं हाई कमांड वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है राजस्थान में दोनों दिग्गज नेताओं के बीच में कांग्रेस के, और जिसका खामियाजा वहां पे भुगतना पड़ेगा। आपस में जो खींचतान हो रही, जैसा आपने बोला ना, वसुंधरा राजे का नाम ना देना और बाकी सब लोगों को झोंक देना वहां पर, वो एक अलग चीज है। और आपस में पब्लिक डोमेन में लड़ाई करना, जिससे कि हतोत्साहित होता है उनका समर्थक। जनरल वोटर की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल वोटर तो समझदार है, देख रहा है, समर्थक हतोत्साहित हो जाता है, वहीं पे ही वो बैठ जाता है। भाजपा का समर्थक हतोत्साहित नहीं है, वो उत्साहित है, वो जी जान लगा के जमीनी स्तर पे काम कर रहा है। ये फर्क है दोनों में। काडर का आपको लग रहा है यही है रास बिहारी जी, काडर ये डिफरेंस कर रहा है, क्योंकि काडर के बीच कम से कम ये मैसेज नहीं है कि भाई हमारे ऊपर वाले तो लड़ रहे हैं और पब्लिक डोमेन में लड़ रहे हैं। हाँ देखिए, बात बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि वहाँ पर दो फैक्टर थे, एक संघ और एक वसुंधरा राजे। अब वहाँ एक ही फैक्टर है, वो संगठन। तो संगठन का मतलब है काडर, और काडर उसका पूरी तरह से काम कर रहा है। और उसमें टिकट देते वक्त ये पूरा ध्यान रखा गया है कि सभी का प्रतिनिधित्व उचित तौर पे हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है और उसका फायदा उसको चुनाव में मिल रहा है। अच्छा अरविंद जी, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि हर इलेक्शन में राजस्थान में ऐसा होता था कि मतलब ये माना जाता था कि बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे फेस हैं। क्या आपको इस बार लग रहा है कि बीजेपी थोड़ा हाथ पीछे खींच रही है? पहली लिस्ट में नाम ना आना, सेकंड लिस्ट में नाम आना, फिर इस तरह की चर्चा चलना कि भाई दिया कुमारी को प्रमोट किया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि थोड़ी सी खलिश है? नहीं, थोड़ी सी नहीं, पूरी खलिश है। ये कुछ छुपी हुई चीज़ नहीं है, और बीजेपी ने एक स्टेट में नहीं किया है, काफ़ी सारे राज्यों में उनके मौजूदा लीडरशिप से वो नाखुश हैं, या और भले सचिन और अशोक गहलोत जैसी लड़ाई ना रही हो, लेकिन वसुंधरा राजे ने भी अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी। जब सचिन और गहलोत की लड़ाई हो रही थी तो वसुंधरा सपोर्टर विधायकों ने जो कुछ किया, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का हाईकमान को न मानना या उनको डिफाई करना या अभी भी डिफाई करना, तो वो कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। असली चीज़ ये है कि उस ताकत को मानने की मजबूरी है या नहीं है। राजस्थान की दिक्कत ये है कि राजस्थान में संघ बहुत मजबूत है, और संघ और वसुंधरा में भी उसी किस्म का रिश्ता है जिस किस्म का हाईकमान से हम जोड़ते हैं। तो अगर वसुंधरा को आगे करेंगे तो संघ के लोग चुप बैठ सकते हैं। तो ये दुविधा बीजेपी लीडरशिप के लिए है। तो अब बीजेपी अगर इसको सुलझाने की कोशिश कर रही है, वसुंधरा को थोड़ा मैनेज करके, और रिजल्ट इस किस्म के दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि फिर बीजेपी की स्ट्रेटजी सही लाइन पे चल रही है कि नरेंद्र मोदी को आगे करो और वसुंधरा के चेहरे को आगे मत रहने दो। अगर ये स्ट्रेटजी चल रही है और ये रिजल्ट आ रहे हैं, तो फिर सेंट्रल लीडरशिप सही है। और कल को अगर वसुंधरा बिगाड़ दें, हालांकि वसुंधरा का पोजीशन भी पहले से इम्प्रूव हुआ है, जो शुरू में वसुंधरा के लिए एकदम किनारे लग रहा था, उससे बीजेपी माने सेंट्रल लीडरशिप ने भी कंप्रोमाइज़ किया है, उनके काफ़ी लोगों को टिकट दिया। इसके बावजूद अभी भी वसुंधरा मार्जिन पे हैं और सेंट्रल लीडरशिप का अपर हैंड है, संघ का सपोर्ट इस लाइन को है। ठीक है सारन, मतलब रिकैप नंबर 2, और रिकैप नंबर 2 है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको देख लीजिए आप। छत्तीसगढ़ में ईटीजी जो सर्वे है एजेंसी का, वो क्या कह रहा है? 27 से 35 सीटें बीजेपी और 51 से 59 सीटें, ह्यूज मार्जिन, जबरदस्त मार्जिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दिख रहा है। क्लियरली ये ओपिनियन यहां से बनती हुई दिख रही है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी वापसी करने जा रही है। अगला सी वोटर जो एजेंसी है उसका सर्वे क्या कहता है? 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, 90 में से 39 से 45 सीटें बीजेपी और 45 से 51 सीटें कांग्रेस ले जाएगी। यानी कि यहां पर भी जो अपर एज पूरी तरीके से है वो कांग्रेस के पक्ष में है। क्लियरली सरकार बनाती हुई कांग्रेस यहां पर दिख रही है छत्तीसगढ़ में। तो ये छत्तीसगढ़ की अगर पर्टिकुलर में बात करूं तो यहां पर कांग्रेस के लिए हंसने मुस्कुराने वाली खबर है। पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है छत्तीसगढ़ का? वो कह रहा है 34 से 39 सीटें बीजेपी जीत सकती है, 48 से 53 सीटें
कांग्रेस जीत सकती है। 90 सीटें हैं, 90 सीटें मतलब 46 सीटें आपको यहां पर जीतनी है और 46 सीट जीतने के बाद आप सरकार यहां पर बना लेंगे। ये इस वक्त आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। सीटें हालांकि कुछ घट रही हैं पिछली बार से, लेकिन एक क्लियर मेजॉरिटी की बात है वो कांग्रेस को यहां पर मिलती हुई दिख रही है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 3 राज्यों का ओपिनियन पोल हमने आपको दिखाया है और इन 3 राज्यों का ओपिनियन पोल यह कहता है, राजस्थान में पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी की सरकार का अनुमान है। राजस्थान में 3 बड़े ओपिनियन पोल हमने दिखाए जिसमें बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। 122 से 28 सीटें बीजेपी और कांग्रेस को 66 से 73 सीटें राजस्थान में मिल सकती है। यह पहला ओपिनियन पोल, यह पहला पोल ऑफ पोल हम आपके सामने इंडिया न्यूज का रख रहे हैं। अगले पोल ऑफ पोल का नंबर है इस वक्त, अगला पोल ऑफ पोल छत्तीसगढ़, जिसमें फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान है। 3 बड़े ओपिनियन पोल में क्लियरली कांग्रेस की सरकार बनती हुई छत्तीसगढ़ में दिख रही है। 34 से 39 सीटें बीजेपी और कांग्रेस 48 से 53 सीटें ला सकती है। यह पोल ऑफ पोल्स में अनुमान जाहिर किया जा रहा है। 2 फेज में इलेक्शन है, 7 और 17 को। और तीसरा स्टेट, बड़ा स्टेट मध्य प्रदेश, 230 सीटों वाला, कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। यानी कि यहां पर अभी पिक्चर, कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है, तो यहां पर पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। बीजेपी 111 से 115, कांग्रेस 108 से 116 और पोल ऑफ पोल्स में कड़ी टक्कर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। आलोक जी के पास में चल रहा हूं। आलोक जी, एक बार फिर से मैं मध्य प्रदेश पे आ रहा हूं क्योंकि कड़ा मुकाबला, फंसा हुआ मुकाबला मध्य प्रदेश में। आपको क्या लगता है कि क्या चीज एक डिफरेंस कर पाएगी उस पार्टी के लिए जो सरकार बना लेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधायक कुछ नाराज हुए, जिनके टिकट कटे, जो संगठन में जहां जहां कुछ भ्रष्टाचार के आरोप, मैं कहूंगा आपको, इसीलिए बहुत कड़ाई से जो स्क्रीनिंग हुआ है उसमें कहा गया है कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे या जिन्होंने पैसा कमा लिया या जनता के बीच में काम नहीं किया, उस फैक्टर से ही बीजेपी को कहीं कहीं नुकसान हो सकता है और कांग्रेस को कहाँ फ़ायदा जो पहले हो रहा था, अब और चूंकि इतनी ज़्यादा उनको लगा कि हम तो पावर में आ ही रहे हैं। देखिए, सबसे अति आत्मविश्वास कमलनाथ जी इज़ ए गुड, वेरी गुड मैनेजर, ही इज़ ए सीईओ। वो संगठन का काम 80 में संजय गांधी के साथ जो करते थे, बाद में वो राष्ट्रीय राजनीति में रहे। दिक्कत ये है, और दिग्विजय सिंह के जो गड़बड़ियाँ, उनका एंटी हिंदू टोन, जबकि वो खुद बड़े धार्मिक है, लेकिन उन्होंने पब्लिक पोस्चर बना रखा है मुस्लिम वोट लेने के लिए। अभी जैसे हम चर्चा करें, इंदौर हो, भोपाल हो, भोपाल में वो मैंने किस तरह से दिग्विजय सिंह हारते हैं। इस तरह से ऐसी स्थिति लगती है कि उस इलाके में जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहां भी वोट नहीं ले पाते। तो कमलनाथ जी पैसा खर्च कर रहे हैं। देखिए, इस चुनाव में दुर्भाग्य की बात, ये अंतिम चुनावी पड़ाव पर हम लोग हैं। चुनाव में पैसा बहुत बड़ी शक्ति है और इसीलिए कमलनाथ, बघेल, गहलोत, उनसे कहा गया भाई तुम पैसा खर्च करो। दूसरी पार्टी ऐसी बीजेपी कहती है भाई देखो, तुम नहीं, हम यदि हाईकमांड करें, कोई भ्रष्टाचार का आरोप आया तो तुम्हें बाहर हटा दिया जाएगा। वो जो एक मंत्रियों पर कोई आरोप आज तक केंद्र के किसी मंत्री पर नहीं लग सका, इस प्लस पॉइंट के साथ वो राज्यों में जा रहे हैं। राज्य के भ्रष्टाचार हैं, वो उनके पत्ते कटे या उनको मंत्री से हटा दिया जाएगा, ये भी संकेत दिया गया। और 5 मुख्यमंत्री कद के जो लोग हैं उनको सामने पेश कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को रिजर्व में रखा, उनको नहीं बनाया उम्मीदवार। उनको बनाते तो लगता कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये भी एक संकेत दिया है कि ग्वालियर में वो राष्ट्रीय राजनीति में रहे, जहाँ तक आगे हो सकता है कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ना हो, अभी वो तो राज्यसभा में है। ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि ये एक रणनीति है और कांटे का मुकाबला फिर भी रहेगा। ठीक है, एक रिएक्शन राहुल लाल जी आपका। तीनों स्टेट्स में अभी एक और फंसा हुआ मुकाबला। मैं थोड़ा संक्षेप में पहले 20-25 सेकंड में छत्तीसगढ़ पे कर लूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो तमाम, अगर हम लोग देखें, इसमें देश तमाम तरह की चुनौतियों से जूझता रहा और वहाँ पे बेरोजगारी दर जो है 2 से 3% के आसपास रहा। तो जो एक गुड गवर्नेंस की जो बात करते हैं, वो भूपेश बघेल ने दिखाया है वहाँ पे कि वो गुड गवर्नेंस के आधार पर भी शासन चलाते हैं। दूसरी चीज़ की जो पोलराइजेशन का मामला है, एक तरह से किस तरह से ओबीसी का पूरा मामला है वो उठाया गया है। और जो पूरा, चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, जो एसटी वोटर्स हैं उसके मामले को लेके कांग्रेस की तैयारियां काफ़ी अलग किस्म की दिखती है। और जो भारतीय जनता पार्टी
यहाँ पे तमाम लोग भले बता रहे हैं कि बीजेपी ने एक बड़ी तैयारी की है, मशक्कत की है, लेकिन हम लोगों को मध्य प्रदेश की वो घटना नहीं भूलनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता ने एक आदिवासी व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था। तो वो इन सब चीजों का एक नुकसान की स्थिति में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का नारा लेके चलती है, भ्रष्टाचार के मामलों को बड़ी गंभीरता से उठाने का प्रयास करती है, लेकिन महाकाल कॉरिडोर में जिस प्रकार की चीजें हुई, मूर्तियां टूट गई पहली बार में, क्या उस पूरे मामले में कोई ईडी आई, इनकम टैक्स आई, सीबीआई आई, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, हम लोगों ने नहीं देखा। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का एक और मामला हम लोगों को नजर आया। केंद्र सरकार का जो वो अनाज दे रहे हैं, मुफ्त अनाज का वितरण, वहां पे देखिए उसमें बड़ी धांधली की चीज आई, यानी केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी योजना उसको राज्य सरकार सही ढंग से लागू नहीं कर पाई। तो इसलिए अभी मध्य प्रदेश में बड़े उफान की स्थिति आनी है। बात यह है कि भाई अगले 10 दिन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के लिए कुछ कम दिन बचे हैं। पहला फेज 7 तारीख को है, फिर अगला फेज 17 तारीख को है, फिर 17 को मध्य प्रदेश का इलेक्शन है, फिर 25 को राजस्थान का इलेक्शन है, फिर तेलंगाना भी है, मिजोरम भी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अभी मोटा मोटा 5, 7, 10 दिन हर पार्टी के लिए है अपने ओपिनियन चेंज करने का। लेकिन आज की ओपिनियन, आज अगर वोट होते तो ये लोगों की ओपिनियन थी जो हमने बिल्कुल साफ तरीके से आपके सामने रखी है। अब अगले 5, 7, 10 दिनों में ओपिनियन चेंज होती है या नहीं, राजस्थान में जादूगर जादू दिखाते हैं नहीं, या फिर मध्य प्रदेश में किसी तरह से जो नरेंद्र मोदी हैं वो डिफरेंस कर पाते हैं नहीं, जो फंसा हुआ मुकाबला है उसको एक इजी विन में कन्वर्ट कर पाते हैं नहीं, या छत्तीसगढ़ में जो तस्वीर है वो ऐसी रहेगी या कुछ बदलेगी, उसके लिए हम करेंगे 3 तारीख का इंतजार। अभी नमस्कार।